मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। Yes. यस सर, वी कैन हियर यू वेरी वेल। ओके। ओके, थैंक्स। कितना बता रहा है? ओके। हाँ, जी जी, स्टार्ट कौन करना पढ़ने वाला पड़ेगा। है? सर, I मैं can पढ़ूँ start. आज से? सर लिबासे सुरेंद्र। फक्र। स्टार्ट करना मुझे। जी। स्टार्ट करना मुझे। फिर स्टार्ट बता रहा है। लिबास से फक्र में जी। हमको जो खाक सार मिले, हम्म। उन्हीं के दर पे सलातीने रोजगार मिले। फर्स्ट क्लास। एक बैत एक शेर और पढ़ें। वो राज जिससे सुलगता रहा है दिल, कह कह दे दें। कह दें हमारे दिल सा अगर कोई राजदार मिले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू। और कोई साहिबा और कोई साहब पढ़ें, एक आई शेर पढ़ें। थिंक रजनी जी हैं, उनको पढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम उन्होंने नहीं पढ़ा था। हाँ हाँ जी, ऐसा कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो प्रेफरेबली वो जरूर पढ़ें। थैंक यू। शराब जा शराब जाना शराब खाने। चश्ती चश शराब जाने चश्ती में हम्म। भी नजर आए हमें जो उल्फते हम्म। हम्म। नाज हम्म। नाजुक के इज इट नानक। नाजुक के नानक। नानक। गुरु नानक नानक, सॉरी जी जी। नानक के अंदर। बादा जोर बा, बादाखार। बादा खवार मिले बादाखार कहा जाएगा उनको, जी। गमे गमे जहां निगर का सफर गमे जहां निगरी का। निगरी का सफर हम्म, कयामत था। मत कयामत था सॉरी हम्म। हर एक जर्रे के हम्म। सीने में को को सार मिले वो सार मिले, जी जी। परफेक्ट परफेक्ट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये जो आखिरी शेर है ये कौन पढ़ने वाला है? सर, यहाँ सोनाली जी और कोमल जी भी हैं, वो उन लोगों में से जो पढ़ना चाहें। कनिका जी हाँ जी। जी हाँ, जो भी हैं। और आपस में इसका ख्याल रखें कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें पहले आगे आने दें। और बीच बीच में एक दो मर्द भी डाल लें अगर हो सके तो। अल्पमत में है शायद मर्द लोग यहाँ पर, ऐसा एक कुछ। एक थे भैया, बट आई थिंक वो लेफ्ट हो गए हैं या ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। माइनॉरिटीज का ख्याल रखें। जी जी जी। ठीक है, कोई नहीं। जी सर। चलिए। जी सर। हाँ। कोई भी दूरी मंजिल नहीं, हम्म। गर दर्शन हम्म। जहां को मेरा अजू जुनून है। खसरो जहां जुनून को ने। मेरा जुनून खिलत शिकार मिले। जी सर। ठीक है। जी सर। परफेक्ट। जी सर। चलिए, अब हम लोग ये जी। गदर शुरू करते हैं साथियों। ये संदर्शन जी महाराज की यूं तो जितनी भी खिदमतें और जितनी भी कंट्रीब्यूशन है उनका लिटरेचर के माध्यम से, वो सिर्फ ग्रेट पीस ऑफ पोइट्री और लिटरेचर नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारा कुछ वैसा है कि जो कम होता है आमतौर से। और लोग ऐसी बातें करने में यकीन रखते हैं जिससे लोग खुश हों। ऐसी बात करने के लिए
डेयरिंग लोग कम हो पाते हैं, जो लोग दूसरों को ये बताएं कि हमें करना क्या है जिससे हम बेहतर इंसान हो सकते हैं। बिकॉज आदमी की टेंडेंसी ये है कि वो अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, अपने लिए डूज एंड डोंट्स का तय करना पसंद नहीं करता अगर कोई दूसरा तय करे। तो ऐसे में एक शायर एक आर्ट फॉर्मेट में शायरी के माध्यम से एक सूफी इंसान और सूफी सोच रखने वाला इंसान कुछ ऐसी बातें करे कि जो जिंदगी की खूबसूरत सीख देते हो आदमी को, और ह्यूमन सोसाइटी को बेटर प्लेस के तौर पे बदलने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उनमें से बाज गजलें जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं संत दर्शन जी महाराज की, उन मशहूर तरीन गजलों में से एक गजल, एज फार एज आई नो, इज दिस वन which we are going to recite। ठीक है ना? जी सर। इस पहले शेर में जो बात कही गई है वो इस लिहाज से बहुत खूबसूरत है कि अ, थोड़ी बहुत चीजें पहले से जहन में पड़ी होना जरूरी है, तब आदमी कनेक्ट हो जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर आइडिया और थॉट प्रोसेस को लेके आप पहले से एकदम ब्लैंक हैं, तो शायद उतना अपील नहीं करता आदमी को जितना आदमी को तब करता है जब उसके जहन में कुछ चीजें होती हैं पहले से, उसके बाद उस पे कोई ऐसी चीज सुनने को और जानने को आती है। तो अब ये जो बात है अपने आप लिबास फक्र में हमको जो खाकसार मिले, ये बात वो कह सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया हो इसको, बरता हो इसको अपनी जिंदगी में, नजदीक से देखा हो, खुद ऐसा करने में यकीन रखता हो। तो इंसान ये बात कह सकता है जो बात इस शेर में कही गई है। लिबास फख्र में आप देखें कि जो कीवर्ड्स हैं वो लिबास है, जिसके माने क्या होते हैं? पहरावा। लिबास, पहनावा हम्म। हमारा। जी जी जी। हम्म। ठीक है। और ये भी हम्म। दिलचस्प बात बता दूं, नहीं बेटा मम्मा है, बंद मत करो। सो लिबास यानी ऑफ कोर्स कपड़े, और जो कि हम्म। लफ्ज जो है वो आपके लिए एडिशनली इंपॉर्टेंट होगी इंफॉर्मेशन कि लफ्ज बेसिकली अरबिक है लिबास। ठीक है। और धड़ल्ले से हमारी उर्दू में भी और फारसी में भी इस्तेमाल होता है, बोला जाता है, और ऐसे लगता है कि उसी जबान का लफ्ज है, हालांकि ये लफ्ज बेसिकली अरबिक है। ठीक है। फक्र कहते हैं फकीरी को, फक्र कहते हैं पॉवर्टी को, फक्र कहते हैं आई मीन ऐसी गरीबी को जिसमें कुछ ना हो आदमी के पास। ठीक है। सो उसे हम्म। कहते हैं फक्र, जो कि फकीरी का लफ्ज हम लोग सुनते हैं, फक्र हमने कम सुना हुआ है। ठीक है। तो लिबास फक्र का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा पहनावा, एक ऐसा अपीयरेंस जिसको देखते ही एक नॉर्मल आदमी के जहन में ये बात आए कि आई मीन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है कि ये अच्छे कपड़े खरीद सकें और पहन सकें, बहुत गरीब आदमी हैं। ठीक है। बहुत ही आई मीन खाली हाथों वाले आदमी हैं, कुछ है नहीं इनके पास ज्यादा ना। उसे कहते हैं लिबास फक्र, फकीरों का लिबास। ठीक है ना? और जिसमें कीवर्ड है अगला वो है खाकसार। इस लफ्ज की खूबसूरती को आप समझें। ये लफ्ज प्योर फारसी लफ्ज है, और खाक के माने होते हैं मिट्टी के। ठीक है ना? खाक के माने क्या होते हैं? खाक से ताबा कहकशां, मिट्टी। सुनी है ना गजल आपने जी? तो हाँ खाक जी, यानी हाँ जी। मिट्टी, यानी जमीन, यानी जमीन। खाकसार के माने होते हैं मिट्टी जैसे, बहुत ही जमीनी, बहुत ही खाकी। यानी क्या नम्र। मतलब? सिंबॉलिक, विनम्र, ऑफ कोर्स, नम्र। हम्बल, डाउन टू अर्थ, नम्र। डाउन टू अर्थ एकदम। है हम्म। ना? इसीलिए उर्दू स्पीकिंग कल्चर में वो लोग जो जेनुअनली उर्दू तहजीब से वाकिफ हैं, न सिर्फ जबान से, वो अपने इंट्रोडक्शन में बड़ी हसास सी जबान है उर्दू, और जबान के साथ साथ तहजीब भी है। अ, आपको ताज्जुब और हंसी आएगी, लखनऊ स्कूल ऑफ थॉट में आदमी अपने आप को मैं कह के अगर इंट्रोड्यूस कराए तो बुरा माना जाता है। ठीक है। हम कह के हम्म। इंट्रोड्यूस कराए तो उसे माना जाता है हम्बलनेस। अगर आप ओ। मैं कह के बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर थोड़ी अनानियत है, इगोइस्टिक हैं आप मैं करके बात कर रहे हैं। ठीक है ना? हम्म। उसी तरह बिल्कुल। नाम बताना अपना अपनी जबान से है कि मैंने यार मतलब भाई को तो तुम्हारे जानते हैं सब, मतलब मैं फला साहब। ठीक है ना? तो उसको अगेंस्ट दी
एथिक्स और मैनर माना जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, खाकसार को बाकर खान कहते हैं, इस तरह बोलते हैं, यानी एक प्रीफिक्स लगाते हैं पहले, खाकसार बोलते हैं। खाकसार यानी क्या मतलब, मैं खाकी जमीनी मिट्टी से जुड़ा हुआ बिल्कुल निचली तह पे रहने वाला इंसान हूँ, मेरा नाम ही रख दिया गया है, दैट्स इट, तो मैं अपना नाम इस तरह आपको बता रहा हूँ। इस तरह लोग जो है वो बोलते हैं, और इस तरह लोग जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, यह है लफ्ज खाकसार का मामला के किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल मतलब और सेंस जो बनता है लफ्ज खाकसार का, वो ये बनता है कि जो है वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ अपने आप को दर्शाने के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि इन लफ्जों को कैसे इसमें इस्तेमाल किया गया है, कैसे बरता गया है, कैसे इसका यानी इसमें एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं अल्फाज। ये लिबास फक्र में हमको जो खाकसार मिले, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए और बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ किस्म के जो लोग हमें मिले, जिनके लिबास भी फकीराना थे, जिनके लिबास भी, जिनका पहनावा भी दरवेशाना था, फकीराना था, और वो बड़े विनम्र किस्म के लोग थे, उन्हीं के दर पे सलातीन रोजगार मिले। उन्हीं, पता है आपको, दर फारसी लफ्ज है जिसके माने दरवाजे के हैं, डोर के, इनफैक्ट कंप्लीट लफ्ज दरवाजा है फारसी का, शॉर्ट फॉर्म उसका बोला जाता है दर। यानी क्लासिकल पर्शियन में आज भी दरवाजा ही है, जैसे हम लोग दरवाजा बोलते हैं। सलातीन इज अ प्लूरल ऑफ सुल्तान, सुल्तान मीन्स किंग, सलातीन मीन्स किंग्स। ठीक है ना, रोजगार मीन्स एरा, दौर, जमाना, जिस दौर में हम जी रहे हैं उसे रोजगार कहते हैं। ये अलग बात कि हमारी आज की उर्दू में रोजगार जॉब के और रोजी के सेंस में इस्तेमाल होने लगा है, विच इज यू नो फाउल, समथिंग फॉल्टी, बट बीइंग यूज्ड नोबडी इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अदरवाइज रोजगार मीन्स एरा, रोजगार मीन्स जमाना। सो सलातीन रोजगार का क्या मतलब हुआ, अपने जमाने, अपने दौर के बड़े बड़े किंग, बड़े बड़े बादशाह, हाँ, उन्हीं के दर पे मिले। किनके दर पे मिले, ये बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फक, किंग किसके फक, दरवाजे पे आके माथा टेक रहे हैं जी। जो फकीर थे, उनकी बात पहले हाँ, मिसरे में कही जा चुकी है ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो यस लोग सर। कौन लोग हैं, वो लोग वो हैं जो लिबास फरमाइए। फक्र में रहते हैं बेचारे, रेशम के हम्म, लिबास नहीं पहनते वो। ठीक है हम्म, ना, और वो सियारा और रेमंड्स के कोट भी और कपड़े भी नहीं पहनते, वो बहुत ही सिंपल से लोग हैं। वो तो बिल्कुल ही, आई मीन सूती, और क्या कहना चाहिए, बिल्कुल ही वैसा नॉर्मल सा कपड़ा जो हो सकता है। ठीक है जी, उसका इस्तेमाल करते हैं वो, और फकीराना लिबास पहनते हैं, और बड़े खाकसार लोग हैं वो, बड़े झुक के मिलने वाले लोग हैं। मगर कमाल की बात यह है कि ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने वादा कर रखा है उन लोगों से कि तुम जितना झुक के मिलोगे लोगों से, तुम्हें हम उतना ही ऊंचा उठा देंगे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ऊंचा कैसे उठाएंगे, ऊंचा इस तरह उठाएंगे कि बड़े बड़े लोग जिनके ताज सर पे से नहीं हटते हैं, वो आपके दर पे आके झुक जाएंगे, और आपके चौखट पे आके नतमस्तक रहेंगे, और आदर व्यक्त करेंगे, और आभार व्यक्त करेंगे, और आस्था प्रकट करेंगे अपनी कि जी आप की ब्लेसिंग्स चाहिए, हम्म, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप राजी होने चाहिए जी, हमारा तो चल ही रहा है जो कुछ है ना। ये इज्जत और ये सरबुलंदी और ये डिग्निटी ऊपर वाले ने दे रखी है उन लोगों को, कि जो ज़ाहिरन अपीयरेंस वाइज थोड़ा बहुत ही सादा किस्म के लोग हैं, बहुत फकीराना लिबास पहनते हैं। ठीक है ना, और उनके दरवाजे पर बड़े बड़े किंग जो है वो आके सर झुकाते हैं और माथा टेकते हैं। याद रहे कि इसमें जो बात है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, हर बार ये बात आ जाती है। पिछली दफा मुझे लगता है इस गजल में मुझे ये बात आई थी याद। इसमें जो खाकसार और जिस तरह के सादे लोगों की बात और फकीराना लिबास की बात हो रही है, इसमें हर वो आदमी जो इस बात को कहता हो कि मैं फकीर आदमी हूँ, झोला झोला उठा के चला जाऊंगा, उनकी बात नहीं हो रही है। जो रियल सेंस में है उनकी बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगले शेर पे चलते हैं। अगला शेर क्या है, होता है ना, बाज लोग कहते हैं कि हम फकीर आदमी हैं, जब आप कहोगे झूला उठा के चल दूंगा, पीछे पड़ा चला कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का हेलीकॉप्टर खड़ा है, लाखों रुपए के आप कपड़े पहने हुए, बोल रहे हो फकीर आदमी हूँ।
तो ये वाली बात नहीं है, जो ट्रू सेंस में जो लोग हैं ना उनकी बात हो रही है। जी जी। अगले शेर में क्या फरमाते हैं बुजुर्गवार, वो राज जिससे सुलगता रहा है दिल, कह दें। हम्म वो राज जिससे सुलगता रहा है दिल, कह दें। अब ये बात अपने महबूब से, अपने मुर्शिद से कही जा रही है। क्या हमें पता है कि आपके दिल में बहुत सारे राज हैं, इस दुनिया के लोगों के, जिंदगी के सीख के, जिंदगी की सच्चाइयों के, यहाँ की जिंदगी के बाद जो दूसरी जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ जो है, और उसके बाद के जो मरहले हैं, स्टेजेस हैं, डूम्सडे है, डे ऑफ जजमेंट है, हमें अपने किए का हिसाब किताब देना है, जो रिसोर्सेज ऊपर वाले ने दिए हैं उनका कितना मिसयूज किया है, कितना दुरुपयोग किया है, वो सब ब्यौरा देना है पूरा, है ना। और लोग इससे नावाकिफ है, मगर आपको ये सारा राज पता है, और आपके दिल में ये राज सुलग रहा है कि कैसे मैं इन इंसानों तक ये राज पहुंचा दूं, कैसे ये सुन ले, मेरी बात सीख ले, होश में आ जाएं, ये जा किधर रहे हैं, मगर आप कह नहीं पा रहे हो सब तक की बात। फरमाते हैं कि वो राज जिससे सुलगता रहा है दिल, कह दें। हमारे दिल से अगर कोई राजदार मिले, यानी आपको मेरे जैसा श्रद्धालु और दूसरा कोई मिल रहा है, तो उससे भी बात कह दें अपनी आप, कि मेरा दिल तो राजदार है। अगर आपने कोई राज की बात बताई है, सीक्रेट ऑफ लाइफ आप बताना चाह रहे हैं, सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आप सिखाना चाह रहे हैं, तो आपको अगर हमारे जैसा कोई राजदार और भी मिले तो आप उसे भी बात बताएं, मगर अपने दिल में से रख के दिल को सुलगाएं नहीं, परेशान ना हो आप। आपको परेशान देख के हमें अच्छा नहीं लगता है, तो आप बिला झिझक वो जो राज है, वो जो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है इस यूनिवर्स का, इस लाइफ का, वो आप हर उस इंसान को बताएं जो इंसान के पास ऐसा दिल हो जैसा मेरे पास दिल है, राजदार किस्म का, कि मैंने राज को राज रखा है। ठीक है। हम्म हाँ। राजदार किसे कहते हैं? वो जो वो कैन कीप द सीक्रेट, नो आई मीन, बांटे नहीं हर एक नाअहल को, जो इसका अहल नहीं है उसे बताने हम्म से बात जाया हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, फायदा कुछ नहीं होता है। याद रखें आप। सीक्रेट। हाँ एग्जैक्टली exactly, दाना उस जमीन पे उगता है जो जमीन के अंदर उगाने की सलाहियत होती है, फर्टाइल होती है जमीन बताइए। वो। जी जी। पहाड़ों पे दाने नहीं फेंके जाते, ठीक है ना, हम्म पथरीली जमीन हम्म पर खेती नहीं की जाती, ठीक है ना। इसलिए वो राजदार नहीं है उसका, वो आप गलत जगह ट्राई कर रहे हो, तो उसे वहां हवाले करो जो ये राजदार है। शेर है। और मिले तो जरूर बताओ, और अपने आप को परेशान मत करो। ठीक है। सर मीन्स ये सर शेर जो है आपने एक शिष्य अपने वर्ड गुरु से यूज कह रहा किया है। था मरहला, उसका मीनिंग क्या है? मरहला माने स्टेज, लेवल, एक अच्छा। एक। हाँ, अभी एक और आवाज आई, उसमें कुछ पूछ रही थी, वो क्या था? सर क्या कह मैं रही? सर ये पूछ रही थी कि इस शेर में शिष्य अपने गुरु से ये चीज कह रहा है कि जी अगर आपको मेरे जैसे। ओके सर, थैंक यू। जी 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 जी। तो आप अपने दिल में उन बातों को रख के परेशान ना हो, दिल न सुलगाएं, बल्कि आपको हमारे अलावा और भी कोई राजदार मिले तो अपनी बात आप जरूर कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगले शेर में फरमाते हैं, शराब खाने चिश्ती में भी नजर आए। हाँ, देखिए, जाहिरन जो अल्फाज हैं वो शराब और शराब खाने के हैं, मगर जो मतलब है वो क्या है? मतलब यह है कि जो दरबार है, जो द्वार है, जो आई मीन उनकी बारगाह है, ठीक है ना, रूहानी वहां नशा। पर भी, हाँ, जो उनकी रूहानी नशस्त है, जगह है, बज़्म है, महफिल है, जो उनका हम्म दरबार है, जो उनका मज़ार है, ठीक है, हम्म वो मान लें आप। किसका? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ। हम्म ठीक है। दुनिया जाती है उनके पास, पता नहीं कितने लोग जानते हैं। ये हिमसेल्फ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, जिनका मज़ार है, ही केम ऑल द वे फ्रॉम ईरान, और वो इंडिया है, और इंडिया ही के होके रह गए। और ऐसे कई हम्म सारे लोग हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, कश्मीर में मीर सईद अली हमदानी हैं, दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया हैं, लखनऊ के पास अशरफ अली समनानी हैं, और आपको खिदमत में अर्ज करें हम कि बनारस में हजीन लाहिजी हैं। इतना तो मुझे पता है। ये सारे वो लोग हैं जो खुद, ऐसा नहीं कि होता है कि यहाँ आके रह गए थे फिर उनके बेटों में कोई सूफी हो गया, नहीं, हिमसेल्फ दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान। और हिंदुस्तान की जो फजा है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो समाज है, वो इतना अकोमोडेटिव है, उन्हें इतना प्यार, इतना सम्मान मिला, और उनकी बातों को, उनकी विजडम भरी बातों को, उनकी प्यार भरी बातों को इतना पसंद किया लोगों ने कि हजीन लाहिजी ने तो
तो मुझे कहा गया कि अब हो गया, आप जाइए, आप जाएंगे वापस अपने मुल्क? तो उन्होंने कहा कि अस बनारस न रवम माबद आओ मस्तिंजा हर बिरहमन पे सरे लक्ष्मण और आओ मस्तिंजा। कि मैं बनारस से वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर एक आम इबादतगाह है। यानी क्या मतलब? यानी मतलब ये कि दुनिया के किसी भी धर्म का फॉलोअर हो, आओ अपने धर्म के हिसाब से इबादतें करो, रिचुअल्स अपनाओ, कोई आपको कुछ टोकेगा नहीं, आपको सम्मान देंगे लोग। यहाँ लोगों में बड़ा स्नेह है, बहुत प्यार है लोगों में। हर बेसर हर ब्राह्मण बेसर लक्ष्मण और राम संजय। यहाँ हर ब्राह्मण जो है वो जो है वो राम और लक्ष्मण की तरह से है मेरे लिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं। तो मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं मर जाना है, यहीं खत्म हो जाना है, मुझे लौट के फैमिली में नहीं जाना है। मेरी वाह। जिंदगी इन इंसानों के लिए वक्फ है। सो वही डेथ हो गई, वही उनका मजार बना हुआ है। अब आज की डेट में भी इवन दुनिया के हर मजहब का आदमी उनके यहाँ जाता है। जैसे निजामुद्दीन औलिया के यहाँ जाता है, जैसे ख्वाजा आजमेरी जो है चिश्ती जो है उनके यहाँ जाता है, जैसे समनानी के यहाँ जाता है। जैसे चिश्त है द सिटी इन ईरान, वहां से आता है चिश्ती। या सिमनानी साहब हैं, ठीक है ना, ईरान के जो एक्स प्रेसिडेंट रूहानी साहब, ही इज फ्रॉम सिमनान। आई पर्सनली विजिटेड देयर, मैं गया उस शहर में। तो मुझे पता चला कि अच्छा हमारे यहाँ बुजुर्ग सूफी गुजरे हैं, उनके नाम क्या ये लगा हुआ है। तो पता चला कि उनके एंसेस्टर्स और वो सब यहीं से बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो सूफी का दरबार है, वहां भी नजर आए। कौन लोग नजर आए? बात जो कही जा रही है इसमें वो क्या है? हमें जो उल्फत नानक के बाद खार मिले। यानी क्या मतलब? जिन्होंने, देखिए अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो जो मेन थीम है वो कहीं गुम हो जाएगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में बात कही जाएगी कि जो लोग गुरु नानक जी की मोहब्बत की शराब पिए हुए थे, वो चिश्ती के शराब खाने में भी मिले। बट कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो गुरु नानक जी के श्रद्धालु थे, उनके फॉलोअर थे, उनके मानने वाले थे, हमने उन्हीं लोगों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में भी देखा है। हम्म। इट मीन्स के देर आर सर्टेन काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज के जो दोनों रास्तों को आगे जाके जोड़ देती हैं। कहीं ना कहीं दोनों स्पिरिचुअल गुरु एक ही तरह के उपदेश दे रहे हैं। यही वजह है कि जो इनका प्योरली फॉलोअर है, फॉर्मली ऑफिशियली, ठीक है ना, वो वहां भी इसलिए जा रहा है कि उसको वहां वही विचारधारा मिल रही है, वही प्रीचिंग्स मिल रही हैं। ठीक है ना, जाहिरन दुनिया के लिए नेम, आई थिंक सेक्ट और रिलीजन, स्कूल ऑफ थॉट शायद डिफरेंट नजर आता है उनको कि भाई ये जो है वो ये है और ये। बट वो कह रहे हैं नहीं, कमाल की बात ये है सूफियों के यहाँ के जो सूफी सोच रखने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के धर्मगुरु हों और बुजुर्ग हों, लोग एक एक टाइम में उन दोनों को फॉलो करते हैं। आप देखें कि किसी अदर रिलीजन को फॉलो करने वाला मे बी उसको शायद मस्जिद, गुरुद्वारा यहाँ जाने में उससे शायद थोड़ा परहेज और संकोच करे हो। बट किसी सूफी की दरगाह में जाने में उसे कोई संकोच नहीं है। Am I right or not? बिल्कुल सही सर। है कि नहीं? बिल्कुल। यानी एक यस। मंदिर से वो निकल के सीधे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जा सकता है कि साहब आप बहुत यस। महान पुरुष थे और आप वली खुदा हैं और आप जो है वो बहुत करीब है उसकी बारगाह में, उसकी नजर में। सो आप की ब्लेसिंग्स चाहिए, आपका आशीर्वाद लेने आ गया फॉर एग्जाम्पल। सो ऐसा इसलिए होता है कि थॉट प्रोसेस सेम होता है, इसलिए जो है वो आई मीन दोनों जो है। जैसे ये वादा ख्वार, इसका मीनिंग क्या? अभी जो उन्होंने वादा किया इन्होंने सेम किया, यही? हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? वादा, वादा बादा खार, ख्वार जो बादा होता माने मैं है। बताऊं आपको कि बादा माने भी हम्म। शराब के होते हैं। बादा खार यानी शराब खार, ठीक है ना, शराब पीने वाला, ठीक है। बट यहाँ शराब हम्म। से मुराद शराब नहीं, शराब से मुराद किसी भी सूफी संत के जो प्रवचन है, उनका जो उपदेश है, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उसे कहते हैं शराब। और शराब खार वो है जो उससे कुछ फायदा उठा रहा है, उससे कुछ सीख रहा है, ठीक है। हम्म। मैखाना कहते हैं उनके दरबार को, जैसे शराब खाना लिखा है यहाँ पर, हम्म। जहाँ वो बैठते हैं। ये सारे अल्फाज उर्दू गजल में सिंबॉलिक हैं। मतलब इनका एक जाहिरी मीनिंग है और एक इनका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। जी बताइए नीता जी। जी मैं पूछ रही थी चिश्ती का मतलब आपने ना? चिश्त चिश्त इज अ नेम ऑफ सिटी इन ईरान। ओके।
and those who belong to this city called Chishti. ओके। जैसे मीर सईद अली हमदानी पूज्य हैं पूरे कश्मीर में. Hamadan is a ancient city in Iran. In once upon a time it was a capital of Iran. या फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया अशरफ क्या शरफुद्दीन समनानी लखनऊ के पास होते हैं. पूरी सूफियों की एक चेन है, एक बहुत बड़ा उनका सिलसिला है और जलवा है एकदम से. अब सिमनान एक शहर है तेहरान के पास. तेहरान से मशहद सिटी का जो हाईवे है उसमें पड़ता है वो शहर. तो वो सिमनान से डायरेक्टली, इसलिए वो सिमनानी लगा हुआ है उनके नाम के आगे. और ये जो ऊपर जबर लगा है वो क्या है? हाँ, चिश्ती के ऊपर जो दरअसल वो नेम लगाया के जाता है उर्दू शायरी में किसी भी इंसान के पेन नेम के लिए. नेम पे, हाँ। आइडियल बात तो यह है कि किसी भी कलाम में अगर शायर अपना मुक्ता इस्तेमाल करता है यानी अपना पेन नेम इस्तेमाल करता है जिसे उर्दू में तखल्लुस कहा जाता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके नाम के ऊपर वो एक सिंबल लगा दिया जाता है उर्दू में. क्या बोलते हैं चूंकि सर? ये उसे उर्दू में तखल्लुस कहते हैं, तखल्लुस. ठीक है, पेन नेम, यू कैन से पेन नेम. मगर अब यहाँ जिन भाई साहब ने भी इसकी किताबत की है या टाइपिंग की है, जो भी टाइपिस्ट था या जिसने भी इसकी कैलीग्राफी की है इस बुक की, उन्होंने क्या किया है कि नीचे आप देखिए दर्शन जी के नाम के ऊपर लगाया है. दैट इज हाँ करेक्ट, जी। दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज रिलेवेंट. हम्म, बट यहाँ जो लगाया है चिश्ती जी और नानक जी के नाम के ऊपर, दैट इज ओनली टू ब्यूटिफाई दी उर्दू लिपि राइटिंग. अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज चिश्ती या नानक इज नॉट अ पेन नेम. समझ रहे हैं आप, ये पेन नेम नहीं है उनका, तखल्लुस नहीं है ना, वो ये कलाम उनका खुद का है. तो उसूल ये कहता है कि यहाँ नहीं लगना चाहिए. बट किसी भी कातिब ने जिसने किताबत की, इसने लिखा है इसको पेन से, पुराने जमाने में उस पेन से लिखते थे ना, लकड़ी वाले जी। किताब छपती थी, या टाइपिस्ट ने अगर लिख दिया है तो ये सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा लगे, ब्यूटीफाई हो कि ये नाम है, ये एक नाम है, और इस नाम को बाकी टेक्स्ट से आप अलग समझें, इसलिए उसने ये निशानी छोड़ दी है बस. हाँ, अगर ना हो सर तो इसको कोई सिटी ऑफ ईरान भी समझ सकता है, लेकिन इससे पता चल गया कि ये चिश्ती साहब के लिए है। हाँ, मगर मैं बता रहा हूँ कि ये सिंबल है, ये मखसूस है आदमी के हम्म। सिर्फ पेन नेम से. ये सिर्फ और सिर्फ शायर के नाम के साथ ही लगता है किसी कलाम के लास्ट में, दैट्स इट. उसके अलावा कोई भी नाम बीच में ले आओ आप, उसके ऊपर ये नहीं लगता उसूलन. ओके ओके सर। सर संत जी का नाम चिश्त था और जहाँ वो रहते थे उस जगह का नाम चिश्ती था. नहीं, चिश्त, मोइनुद्दीन चिश्ती था उनका ऐसा फुल करो नेम, चिश्त. मोइनुद्दीन चिश्ती था। उनका नाम मोइनुद्दीन है ना, ख्वाजा हम्म मोइनुद्दीन उनका नाम है. चिश्त इसलिए लगा हुआ है जैसे गुलजार देहलवी, ठीक है ना, हम्म या फला साहब लखनवी होता है, साहिर हम्म। लुधियानवी फॉर एग्जाम्पल होता था. उस तरह से है यह सिलसिला चिश्ती, बिकॉज चिश्त इज अ नेम ऑफ सिटी. ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. तो फरमाते हैं संत दर्शन जी महाराज के गमे जहां निगरी का, ये बहुत खूबसूरत बात है, इसे महसूस कर लीजिएगा. गमे जहां निगरी का सफर कयामत था, गमे जहां निगरी का सफर कयामत था, हर एक जर्रे के सीने में कोहसार मिले. ओके, हर एक जर्रे के सीने में कोहसार मिले, क्या मतलब हुआ? कह रहे मैंने हम्म। विश्व भ्रमण किया, जहां निगरी की मैंने, जहां यानी दुनिया, जहां निगरी यानी दुनिया को देखना, ठीक है ना. तो देखना, जी, ठीक। जहां निगरी यानी विश्व भ्रमण यानी दुनिया, वर्ल्ड टूर पे जाना. अब वर्ल्ड हम्म, टूर में जो भी कठिनाइयां, दुख दर्द और गम रहे उस सफर में, वो रहे, मगर वो सफर था बड़े कयामत का, बड़ा जबरदस्त सफर था, बहुत जबरदस्त सफर था. कहाँ का? पूरी दुनिया का. विश्व भ्रमण मैंने कर दिया, पूरी दुनिया मैंने देख ली, और बड़े कयामत का सफर था. किस सेंस में? हर एक जर्रे के सीने में कोहसार मिले. मैंने पूरी दुनिया घूम के ये अंदाजा लगाया कि जो छोटे छोटे जर्रे हैं, द पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, उनके अंदर भी झांक के देखा तो उनके अंदर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं.
उनके अंदर भी एक दुनिया बसती है, उनके अंदर भी बहुत कुछ है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, चाहे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप, चाहे एक इंसान का 5 से 6 फुट का एवरेज का जो वजूद है इतना बड़ा, इसी को आप देख लें, कौन सी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर नहीं है। लोहा, लकड़ी, अच्छाई, बुराई, इसीलिए सेइंग है जतली की कि आदमी अपने आप को पता नहीं क्या मामूली क्रिएशन समझता है। अ बिगर यूनिवर्स इज इनसाइड ऑफ यू, लुक एट योर सेल्फ, थिंक अबाउट यू, कैसे तुमको बनाया है, क्या क्या चीजें तुम्हें कुदरत ने दे रखी हैं। तुम्हारे अंदर आलम अकबर समाया हुआ है। क्या मतलब? एक बड़ी दुनिया समाई हुई है। जो एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ है सेइंग में अरबिक, वो मैंने बोला आपके सामने। आलम अकबर यानी क्या मतलब? एक बड़ी दुनिया। अकबर यानी बड़ी, बड़ा, और आलम माने दुनिया। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर भी बहुत कुछ है। और और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब उसके नाम की माला जप रही हैं। सब समहाउ जिंदा है, सब समहाउ लिविंग है, सबके कुछ बातें हैं, सबके कुछ दर्द हैं, सबके कुछ मसाइल हैं जो अपने खुदा के सामने वो रख रहे हैं। हमें पता नहीं, हमें लगता है कि ये तो छोटा सा पेड़ है, ये तो छोटा सा पौधा है, ये तो छोटा सा जर्रा है, ये तो छोटा सा ये। हर चीज के अंदर एक और दुनिया समाई हुई है। और ये मेरी नजर में इस पूरी दुनिया को घूम के आने का सबसे बड़ा आउटकम इस सफर का, जो कयामत खेज था, जबरदस्त था, वो ये है मेरी नजर में कि मैंने पूरी दुनिया में एक जर्रा भी देखा, तो उस जर्रे के अंदर भी कोसार था। कोसार यानी पहाड़ था। ठीक है। बेटा अभी नहीं बोले थे फोन लगा तो चिल्लाए मुझे। अच्छा जी, आगे आते हैं तो नेक्स्ट शेर में क्या फरमाते हैं? कोई भी दूर ये मंजिल नहीं अगर दर्शन, कोई भी दूर ये मंजिल नहीं अगर दर्शन, जहां को मेरा जुनून खिरत शिकार। फरमाते हैं कि कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी मंजिल दूर नहीं है अगर हम, एक क्वालिटी हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। वो क्या है? सिर्फ इंसान के अंदर ऐसा जुनून हो, ऐसा पैशन हो, ठीक है ना, कि जो ये जो दिमाग है ना आदमी का, जो अकल है, जो हमेशा गिव एंड टेक और लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लगी रहती है ना, जो इंसान को कई दफा डेयरिंग स्टेप लेने से रोक देती है, ये अगर शिकार हो जाए, कब्जे में आ जाए, किसके? पैशन के। अगर ये ऐसा हो जाए इंसान के लिए, तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं है। कहने का मतलब क्या है? मैसेज ये है कि लाइफ में बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए किसी चीज को पा लेने का जुनून, यानी पागलपन, अगर आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगी, आप देखेंगी तो आपको जुनून का मतलब लगेगा, मिलेगा आपको पागलपन, मजनून यानी पागल। बट मैं उस नेगेटिव वर्ड को नहीं यूज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चीज को पाने के लिए बेशक पैशनेट होना इवन रैशनल होने से भी ज्यादा जरूरी है। ये एक सेंटेंस में पंचलाइन बना ली है शेर का, प्रोज में आप ये कहना चाह रहे हैं दर्शन जी महाराज। किसी बड़ी टास्क को करने के लिए, किसी बड़ी चीज को अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए इंसान को मोटिवेटेड होना, इंसान का पैशनेट होना कहीं ज्यादा जरूरी है, बजाय रैशनल होने के, जो इसी कैलकुलेशन में लगा रहे कि क्या करूंगा तो क्या होगा, लॉस कितना है, फायदा कितना है, जाऊं कि ना जाऊं। आपने देखा होगा महाराज जी की एक और शेर में भी इशारा है, और एक किसी क्लास में मैंने वो शेर भी पढ़ा था, अल्लामा इकबाल का भी शेर पढ़ा था मैंने, कि जो चीज हजरत इब्राहिम को नमरूद की जलाई हुई गगनचुंबी आग में कूद जाने के लिए रेडी कर देती है, वो है पैशनेट होना, उनका उनका इश्क, उनका मोहब्बत का जज्बा अपने खुदा के लिए, उनका पैशन उससे करीब जाने के लिए।
अगर उस केस में कोई भी दुनिया का इंसान हो, सामने इतनी गगनचुंबी किस्म की आग जल रही है और कहा जाए कि आपको इसमें जाना है, जाएंगे आप? तो अक्ल ये कहती है कि भाई साहब अगर आप गए, फिर आप गए। अक्ल ही कह रही है ना। राइट। बट जो इंसान का पैशन है, जो इंसान का जज्बा है, वो उसको जो है इंसान को उभार रही है इस बात पर कि नहीं, आप जो है वो अ, कूद सकते हैं, बाकी ऊपर वाला देख लेगा। तो कहने का गए तो मकसद ये है गए। कि, कहने का मतलब हाँ। ये है कि कोई भी मंजिल दूर नहीं है, अगर इंसान को वो पैशन मिल जाए, मेरा वाला, सुंदर जी महाराज के जो मेरा वाला पैशन है ना, वो इसके अंदर पाया जाए, ऐसा पैशन के जो खैरत को शिकार कर सके, यानी क्या मतलब, अकल को शिकार कर ले, अकल को शिकार कर ले और पैशन आगे बढ़ जाए। पैशनेट होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। सर दर्शन सिंह महाराज जी का जो शेर इस पे है, शायद वो ये वाला है, राज ये मुझ पे आश्कारा है, इश्क हम्म। शबनम नहीं शरारा है। जी 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 जी। और भी शेरों में सिंबॉलिकली इस थीम के आसपास बात कही गई है। सो बहुत ही जबरदस्त कहना चाहिए कि जिसमें इशारे मिलते हैं। Sir, could you please explain the meaning of khirat? खैरत माने अकल। अक्ल, इंटेलेक्ट। Intellect. Okay. जी जी Thank जी you. जी। खिरदमंद कहते हैं अक्लमंद को। मीन्स कि अगर अकल का शिकार कर लिया जाए तो फिर हाँ, जो और उसकी होगा जगह पर तो। आप मोटिवेटेड हो, जबरदस्त तरीके से पैशनेट हो, तो Passionate. फिर कोई हम्म। भी मंजिल दूर नहीं है। हाँ, मन जीते जग जीत, मन को जी जीत लिया, अकल को जीत जी लिया, जी। यही है ना। ओ। यानी ओके। एक तरीके का दीवानापन बहुत जरूरी है, कुछ हम्म। बड़ा कर गुजरने के लिए, कुछ पा लेने के लिए 100% डेडिकेशन चाहिए होता है। ठीक है ना। और बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, लॉस एंड प्रॉफिट, इस तरह के इफ्स एंड बट्स के चक्कर में, जो कि अक्ल के वो होते हैं, उसके चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए आदमी को। एक हम्म। हेलो, सलाम। हाँ जी बताइए। Nice. जी बोले। Nice. सर का मतलब क्या बताया? जी को मैं आपकी पूरी पूरी बात नहीं समझ सका, क्या कहा आपने? हाँ सर, कोसार का मतलब क्या? कोहसार कोहसार। का मतलब पहाड़, कोह माने पहाड़, It's कोहसार यानी पहाड़। it's a mountain. Okay sir. जी मीन्स कि कण कण में प्रभु विराजमान है, हम्म। इसका है। हर कण कण में प्रभु विराजमान है, बिल्कुल वही वाली बात है, एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है ना। हर एक जर्रे के हर चीज में बसता है तीन वो। जी कोहसार मिले। ठीक है। जर्रे में। सर Nice. एक और बात है कि नज्म, शेर, शायरी, ये वर्ड हम यूज करने के पीछे हमारे सोच क्या होनी चाहिए? बहरहाल मैं सोच के लिए तो नहीं, बट ये बता दूं आपसे एज होल के किसी भी जबान का जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उसमें दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं। एक होता है प्रोज, एक होती है पोएट्री, यानी जैसे हम एक को नस्र कहते हैं, दूसरे को नज्म कहते हैं। ठीक है। उर्दू में एक को नस्र और एक को नज्म कहा जाता है, यानी एक प्रोज है और एक पोएट्री है। और हिंदी में जैसे काव्य या गद्य, काव्य या जी, गद्य हिंदी थैंक यू में। जी, बिल्कुल सही। ठीक है। अब आते हैं हम प्रोज में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं ना, कई तरीके की प्रोज होती हैं। ठीक है ना। एक दफा आप स्टोरीज लिख रहे हैं तो उसकी प्रोज अलग होती है, फिल्म के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसकी प्रोज अलग है, और उसके अलावा आप कुछ फॉर्मल सा लिख रहे हैं तो उसकी प्रोज अलग होती है, एकेडमिक कुछ आप लिख रहे हैं तो उसकी प्रोज अलग होती है। सारी उसी तरीके से पोइट्री के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है। पोइट्री में भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। ठीक है। तो एक उसका जनरल नेम है विच इज कॉल्ड नज्म, और समटाइम यू कैन से शेर, और यू नो एज यू कैन से कलाम बोला जाता है कभी कभी। बहुत अच्छा कलाम है उनका, यानी शेर।
बट उसके जो फॉर्मेट्स हैं, जैसे हम फ्रेम या कालिब कह सकते हैं, और आई मीन तरीके कह सकते हैं, फॉर्मेट्स कह सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मेट है एक गजल, जिसे कहा जाता है। पॉपुलर इस सेंस में है कि गजल दुनिया उर्दू पोइट्री में ऐसा फॉर्मेट है जिसमें दुनिया की हर बात कही जा सकती है। किसी की तारीफ करनी है, अपना दुख बयान करना है, समाज का दर्द बयान करना है, क्या कहना है आपको, आपको सब इसमें कह सकते हैं। बड़ा इंक्लूसिव है वो, है ना, मल्टी डायमेंशनल, बड़ा यूनिवर्सल अप्रोच से इसको सजा वजा के रखा गया है। हालांकि ये बात शुरू हुई थी गजल की किसी जमाने में, जब ये फॉर्मेट शुरू हुआ था, चाहे उर्दू गजल हो या अरबी गजल हो या फारसी गजल हो, तीनों में इसकी रूह सेम थी कि गजल कहते हैं महबूब से बात करना, उनकी तारीफ करना, इसे गजल कहा जाता है। बट जिंदगी ने, समाज ने, दुनिया ने इतने बिटर एक्सपीरियंसेस किए हैं कि दुनिया के हर फैशन में चेंजेस आए हैं। दुनिया के हर ट्रेंड में कुछ सदियों के बाद एक नया सा चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 19वीं सदी तक, और 19वीं सदी की बात कहना तो गलत है, मुझे लगता है कि अभी 90s तक आप देखें तो गजल, उर्दू गजल की बात मैं करता हूँ, जहां हम लोग जीते हैं, जिस समाज में हम लोग बड़े पले बड़े हैं, उसमें गजल का मतलब इट वाज ऑल अबाउट रोमांटिक एलिमेंट्स, जिनको कंपोज करके शेर में कह देना है, ठीक है ना, जिसमें हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, या इसलिए कि अगर नहीं है पास में तो इंसान रो रहा है जुदाई को लेकर के, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। बट आप देखें कि 90s के बाद इवन उर्दू गजल में देर से सही बट ये चेंज आया। ये फारसी वाले बहुत स्मार्ट है, बहुत एडवांस हैं, बहुत एडवांस है, टेक्निकली बहुत साउंड है, ऑर्गेनाइज्ड है। उनके यहाँ बहुत पहले सारा कुछ हो चुका है। उनके यहाँ 1000 साल पुरानी शायरी आज भी वैसे रिलेवेंट है, पढ़ी और समझी जाती है जैसे आज की शायरी। मतलब बहुत स्मार्ट लोग हैं वो। हमारे यहाँ जरा हालात खराब हैं इस मामले में। बट इतना हुआ कि उर्दू में इवन 90s के बाद चेंज आया, और जो सब्जेक्ट्स हैं वो रिप्लेस होना शुरू हुए। अब आदमी जुल्फों का असीर नहीं रहा। अब आदमी गजल में सिर्फ तारीफ नहीं करता है बैठ कर किसी की। अब आदमी गजल में सिर्फ रोमांटिक एलिमेंट को कंपोज नहीं करता है। अब आदमी कहता है कि दिया जल वो रहा है। याद आ रही है, अ, खिरत वाली बात आ जाती है, हाँ, नहीं, दिया दुनियादारी जल रहा है, का। हवा चल रही है, अलग अलग तरह की बातें गजल के फॉर्मेट में कही जा रही हैं। आई मीन चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। आप देख रहे हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो 90s के बाद अकोमोडेट किया गया गजल के फॉर्मेट में। हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये चेंज आया। मतलब यानी समाज के जो हालात हैं, जो हैपनिंग्स हैं, उनको एड्रेस करना, ये देख करके कि अगर सरवाइव करना है तो जिंदा अदब पेश करना होगा, जीवित किस्म का साहित्य परोसना होगा, वरना ये लोग हमें पीछे छोड़ देंगे। यार कहाँ कहाँ चक्कर में पड़े हो जुल्फों के और तारीफों के, भाई साहब आगे बढ़ो, बहुत फास्ट जा रहा है जमाना, ठीक है ना। तो आपकी अपनी इंडिविजुअल फीलिंग होगी, दिल में रखो अपने, ठीक है। अब वो नए नए सब्जेक्ट, नए नए हॉरिजन्स एक्सेस में है, और बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स को उर्दू शायरी में अकोमोडेट किया गया, जिसका मैंने आपको एक शेर सुनाया अभी। चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना, नई रोशनी है। ये कुमार बारोनक्वी ने कहा, जिनकी डेथ हो गई 90s में, सोचिए आप, है ना। तो उस जमाने में उन्होंने ये शेर कहा, तो इससे ये हुआ कि अच्छा यार, ये जो होता है कुछ बड़ा सा, कम्युनल राइट्स हो गए, कुछ लोग मार दिए गए बेगुनाह बेचारे, झगड़ा हो गया, किसी घर जला दिया गया। अच्छा भाई, मैंने खुद, मुझे याद आ रहा है, दिल्ली में राइट्स हुए थे, तो उस दौरान मैंने गजल कही थी, तो उसमें मैंने एक शेर कहा था कि सांस में जलते मकानों का धुआं आता है, सांस में जलते मकानों का धुआं आता है, ऐ मेरे आता है। शहर तेरी आबो हवा ठीक नहीं। पूरी गजल है ये। वाह वाह, वो क्या बात। क्या गिला ठीक नहीं, और ये ठीक नहीं, और ऐदे वफा ठीक नहीं, ऐसे करके पूरी मेरी गजल है। इसमें एक शेर ये, वो ठीक उसी दौरान कहा हुआ शेर है ये, सांस में जलते मकानों का धुआं आता है, ऐ मेरे शहर तेरी आबो हवा ठीक नहीं। तो अब सवाल ये है कि ये मुझे कौन सी चीज कहलवा रही है। ये चीज कहलवा रही है कि भैया आप वो जो ट्रेंड है ना, वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, उससे बाहर आ गया है आदमी। वी हैव टू एडमिट ऑन रिकॉर्ड कि हमारे पड़ोसी देश में इससे कहीं ज्यादा उनके यहाँ चेंजेस आए हैं। उनके यहाँ बिल्कुल तकल्लुफ की नकाब नोच के किनारे रख दी गई है। वो तमाम इश्यूज के जो अनटच थे,
फेमिनिज्म से लेके और मेल इमोशन से लेके और समाज के रियलिटीज से लेके और पॉलिटिकल इश्यूज से लेके और सामाजिक इश्यूज से लेके सारा का सारा जो है वो रॉ मटेरियल है गजल का उनकी है। और वो धड़ल्ले से अपने यहाँ से लेके दुबई तक के स्टेज पे कब्जा किए हुए हैं और बेहतरीन गजलें सुना रहे हैं और परोस रहे हैं और कह रहे हैं। वहां पर नई उम्र के लड़के इवन ऐसी मैच्योर बातें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो है इस जमाने का उर्दू का 60 साल का शायर भी बेचारा ऐसे मुंह खोल के देखता है कि ये क्या हुआ। तो वो काफी तेजी से स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं वो, और उसमें बाजी मारे हुए हैं वो। ओरल फिक्शन में, शायरी में, आर्ट में, ड्रामा में काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि मतलब काफी मैंने क्लोज वॉच किया हुआ कि नहीं ये बहुत तेज काम कर रहे हैं, बढ़िया, मतलब अपने अपनी फील्ड में जो भी है उनका। सो कहने का मकसद ये है कि ये सारा चेंज आया गजल में। गजल के बाद उर्दू में जो फॉर्मेट्स पॉपुलर हैं उसमें है कसीदा, जिसमें हम किसी भी इंसान की जो हमारे लिए पूज्य होता है, जो हमारे लिए बड़ा होता है, मोहतरम होता है, चाहे वो हमारे लिए धार्मिक गुरु हो, चाहे एक जमाने में दरबारों में शायर हायर किए जाते थे बादशाहों की तारीफ करने के लिए, और वो बादशाहों की तारीफ में कसीदे कहते थे, चुनांचे उसके बाद में पैसा मिलता था। हम्म। ठीक है ना। तो उसके बदले में उनको पैसा, उससे उनकी जिंदगी चलती थी। मतलब बादशाह राइट। सलामत की शान में कसीदा कह बैठे आप लंबा चौड़ा सा, उससे आपको पैसा मिल रहा है, रेगुलर मंथली आपको मिल रहा है, तो जिंदगी चल रही है। उसके अलावा 6 मिसरों का एक बंद होता है, उसके कलाम को मुसद्दस कहते हैं। उसके अंदर पर्टिकुलरली अगर सब्जेक्ट वाइज करबला को, हुसैन की ट्रेजेडी को और उनकी मार्टरडम को एड्रेस किया जाए तो उसी मुसद्दस के सेम फॉर्मेट को मरसिया कहा जाता है। ठीक है ना, उसी को मरसिया कहा जाता है। उसके अलावा एक कलाम होता है उसको सलाम कहते हैं, जिसमें हम किसी भी महान पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी शख्सियत की अच्छी बातों को बताते हैं, उसे सलाम कहा जाता है। उसके अलावा एक कोर थीम को 2 मिसरों के बैकग्राउंड और उसके बाद अगले 2 मिसरों यानी एक शेर एक कपलेट में एक सब्जेक्ट को, एक थीम को कंप्लीट करके पेश किया जाता है, तो उसे रुबाई कहा जाता है या कता कहा जाता है। उसमें शर्त यह है कि 2 ही शेर होते हैं, 2 शेर में एक पूरी बात होती है, जिसके पहले शेर भूमिका बनाई जाती है, अगले शेर में पंच लाइन देके चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड रुबाई। ठीक है। एक कलाम होता है जिसमें हम किसी कहानी को पोएट्री के फॉर्मेट में कंपोज कर देते हैं, स्टोरी को, नॉट इन अ प्रोज फॉर्मेट, पोएट्री में, तो दैट इज कॉल्ड मसनवी। ठीक है ना। जिस मसनवी ने रूमी को रूमी बना दिया, इस पूरी दुनिया में वो आज उनका डंका बजता है, दुनिया के किस जबान में उनकी शायरी का ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है ना। वो मसनवी ने किया है काम। रूमी ने एक मसनवी कही है जिसमें बताया है कि एक इंसान अपने खुदा से कैसे बात कर रहा है और उसे कितनी परेशानी है इस दुनिया में आने के बाद। अगर वो जन्नती में रहता जिस तरह से आदम थे तो लाइफ कुछ और ही होती। फिर उसके बाद ऊपर वाला उन्हें जवाब देता है कि तुमने कहाँ कहाँ पर गलती की मेरे इंसान, इसलिए तुझे मैंने अपने आप से दूर कर दिया है। इस थीम पर एक पूरी मसनवी है, जिस मसनवी ने रूमी को रूमी बना दिया, पूरी दुनिया में हर जबान में उसका तर्जुमा है। ठीक है। तो ये मसनबी ये वर्ड का समझ क्या, क्या किस समझ को ले? मसनवी टेकन फ्रॉम अरेबिक विच मीन्स कोई ऐसी चीज जिसमें 2 चीजें हों, 2 लाइनें हों। तो मसनवी के हर शेर में 2 लाइनें होती हैं। और खास बात, 2 लाइनें तो गजल में भी होती हैं, 2 लाइनें तो कसीदे में भी होती हैं, मगर उसके अंदर एक पूरी स्टोरी को, पूरी कहानी को शेर में कह दिया जाता है। यानी वो सिलसिलेवार कड़ी है, और एक शेर के बाद एक शेर, मैंने 2 शेर निकाल दिए तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगी क्या हुआ। किस्सा है जो कि शेर में कह दिया गया है, उसे मसनवी कहते हैं। ठीक है। जी तो ये सर। सारी बात है। अभी यहाँ जो हम सर पढ़ रहे हैं वो अक्सर गजल के फॉर्मेट में है सारी बातें। आप देखिए गजल के फॉर्मेट में क्या बात कही गई है। सर 2 शेरों को मिलाकर एक रुबाई नहीं हो जाती? मैं वही अर्ज किया मैंने, 2 शेर की ही रुबाई होती है, 4 मिसरे होते हैं, 4 लाइनें हाँ होती हैं। जी सर। जी जी। सर और गजल और नज्म में क्या फर्क है? नज्म इज अ कॉमन नेम फॉर ऑल काइंड ऑफ पोएट्री, अच्छा। बट गजल इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ पोएट्री विच इज कॉल्ड गजल। अच्छा। ओके। ठीक। जी। नजम क्या बताया सर आपने? नजम नहीं समझी। नजम, नज्म यानी पोएट्री। अच्छा पोएट्री। हम्म। हमारे लिए ना ये सब थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल हमारे सिलेबस का हिस्सा है बिल्कुल। और मैं आज न से किसी दिन उसको बताता बैठ के, बजाय गजल पढ़ाने के एक दिन ये समझाता कि भाई ये कौन कौन सी टर्म, यह साल होता है ये। तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप बीच में पूछ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
सर ये एक सलाम जब हम बोलते हैं तो दूसरा जना उसे वालेकुम सलाम बोलता है, उसका मीनिंग क्या है? सलाम माने होता है पीस बी अपॉन यू, सलाम अलैकुम या अस्सलाम वालेकुम या ओनली सलाम। ठीक है ना। जैसे पर्शियन स्पीकिंग लोग जो हैं वो सलाम के जवाब में सलाम कहते हैं, बिकॉज जी। एक्चुअल जो लफ्ज है जिसका रोल है इस ग्रीटिंग में वो सलाम इटसेल्फ है। बाकी बाद वाला जो आप देख रहे हैं अलैकुम, इट मीन्स हम्म। अपॉन यू। हाँ। ठीक है ना। सो अगर हम हम्म। अपॉन यू नहीं भी बोलते हैं तो भी अंडरस्टूड है कि अगर आपसे बात कर रहे हैं इट मीन्स अपॉन यू, तो इसलिए बातों को भी खाली सलाम बोला जाता है। सो सलाम कहें या हम्म। सलामुन अलैकुम कहें या अस्सलामु अलैकुम कहें, मतलब होता हम्म। है पीस अपॉन यू, यानी आई गारंटी दैट you are safe and secure from my side and I हम्म। wish that you know हमेशा आप जो है वो सेफ रहें। so peace be upon you, peace be upon you is the translation of सलाम अलैकुम। अगला बंदा जो जवाब देता है वो भी यही कह रहा है वालेकुम अस्सलाम, हम्म। और आप पर भी पीस हो, मतलब ये है कहने का। व यानी और, वाल अलैकुम अस्सलाम यानी अपॉन यू टू। पीस ठीक है। जो हम सलाम वालेकुम कहते हैं उसका मतलब होता है पीस। पीस Peace बी be अपॉन unto यू, you. पीस बी Peace be अपॉन यू on जी। you. सर जैसे इंग्लिश में थैंक्स एंड देन इन अदर वर्ड इफ आपको भी थैंक यू तो थैंक यू एंड थैंक्स लाइक दिस। नहीं, हर थैंक्स के लिए धर्म तो का शुक्रिया अलग है है। ना। जैसे नहीं शुक्रिया हमने है थैंक्स के थैंक्स लिए बोल तो। दिया इज फाइन, शुक्रिया। और हम्म। थैंक यू, आपको थैंक यू तो इज बोथ आर जैसे डिफरेंट हैं, तो सेम इज इन उर्दू ऑल्सो, सलाम एंड वालेकुम सलाम। नहीं, मैंने अर्ज किया कि सलाम अलैकुम या अस्सलाम वालेकुम या सलाम इटसेल्फ इसका मतलब होता है पीस बी अपॉन यू। अब जब आदमी जवाब देता है वालेकुम सलाम यानी और आप पर भी पीस, वा यानी और, अलैकुम यानी अपॉन यू, बिकॉज वहां भी अलैकुम माने अपॉन यू के थे, सलाम अलैकुम में भी अलैकुम के माने अपॉन यू हैं। बस फर्क ये है कि जी जवाब देते वक्त अलैकुम पहले बोला जाता है, सलाम बाद में बोला जाता है। अलैकुम अस्सलाम व अलैकुम अस्सलाम, अच्छा, यानी हाँ, वालेकुम जी सलाम, जी जी। राइट। जैसे सर अस्सलाम वालेकुम। हिंदू जैसे लोग नमस जैसे कुछ दुनिया हाँ के हाँ पॉपुलर सेंटेंस है ना इसमें जिसके जवाब में कहा जाता है मी टू या यू टू, अब मैं हाँ। यस उसको यस। क्या बताऊं, ये उस तरह की बात है। जैसे हिंदू धर्म में नमस्ते मैं आपके आगे झुकता हूँ, तो वो कहता है मैं भी आपके आगे झुकता हूँ, नमस्ते नमस्ते। एग्जैक्टली 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 है ऐसे ना? ही है। बिल्कुल हाँ। ठीक ठीक। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत सारी थैंक बातें यू आज थैंक यू। आपने हमें समझाया। नहीं हाँ। नहीं कोई नहीं, इट्स माय ड्यूटी, मैं एंजॉय करता सर हूँ इसको। कशीदन, और पूछना बहुत अच्छी बात है, पूछने से एक पूछता है सबका फायदा होता है। सर कशीदन जी, मीन्स क्या होता है? कशीदन मीन्स क्या होता है? कशीदन इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स खींचना, इसी से लफ्ज बनता है कशिश। कशिश यानी आकर्षण, खिंचाव, अट्रैक्शन, इसी से बनता है वो भी। अशीदन। कशीदन यानी खींचना। सर दर्शन सिंह महाराज जी की गजलें जब हम पढ़े तो उसमें लगता है कि उर्दू कम है और पर्शियन बहुत ज्यादा है। किसी भी टॉप क्वालिटी पीस ऑफ लिटरेचर में, चाहे प्रोज हो या पोएट्री उर्दू का, वो कोई सेंटेंस बोला और लिखा नहीं जा सकता जब तक कीवर्ड फारसी का ना हो। ये मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं, आप कहाँ से लाओगे भाई। आपने उर्दू का नाम तक बोरो किया हुआ है, वो भी दूसरी जबान का लफ्ज है, फारसी का है, टर्किश का। उर्दू इज अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स टूर। तो आप कैसे कर सकते हैं, 70% अल्फाज आपके फारसी के हैं, 70%। सर एक बड़ी कैसे। इंपॉर्टेंट बात पूछनी है, मुझे ये पूछना है कि जब हम उर्दू फारसी लिखते हैं, लिखने वाली फारसी और बोलने वाली फारसी फर्क है? लिखने वाली फारसी और बोलने वाली फारसी से मुराद ये है कि किसी भी जबान का एक फॉर्मल वर्जन होता है कि इनफॉर्मल होता है।
तो वो वाला फर्क जरूर है, यानी जनता क्या बोलती है और एक्चुअली ग्रामेटिकली क्या सही है, वो एक जबान है। तो वो आप कह सकती हैं कि उसका फर्क जरूर है। Yeah, it's like a slang language, and then the स्लैंग formal. स्लैंग इशू का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्लैंग जो और सर बाकी फॉर्मल जो होती है वो वाला फर्क है बस। सर जैसे हम काफी देर ईरान में रहे, वहां पे सब फारसी चलती थी, तो हमारे को जो वहां पे वो फारसी बोलते थे और जब हम आजकल अपनी ये फारसी पढ़ते हैं, एकदम फर्क लगती है। कुछ जैसे मेरे को तो लगता ही नहीं कि जो हम लिखते हैं वो वाले वर्ड्स कभी हम बोलचाल में यूज करते हैं। मैंने जैसा कि अर्ज किया कि वो आई मीन एक्सेंट एक अपने आप में एक इशू है। और एक्सेंट में आप देखेंगे कि लोकल लोग जो बोलते हैं, मासेस जो बोलते हैं, उसमें शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज्यादा हैं। इसमें अभी स्लैंग हम्म। वाली बात कही गई, आपने सुना, इसलिए हमें लगता जी। है कि वो कुछ डिफरेंट है। अदरवाइज एक दफा हम इन चीजों को डिकोड कर लेते हैं तो फिर कोई मसला नहीं रह जाता है। हम्म, अच्छा। It's like one is people's language, which people एग्जैक्टली speak ऐसे ही है, बिल्कुल। on daily basis, and another is the literature. तो उसको हम फारसी में रस्मी और गैर रस्मी या फॉर्मल या इनफॉर्मल जबान कहते हैं। यानी Right. आप टीवी सीरियल फिल्म की जबान को शायद जल्दी से फारसी सीखने के बाद उतना आसानी से न पकड़ पाए, बट एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बोल रहा होगा अगर, इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर से लेकर के पॉलिटिकल लीडर से लेकर स्पिरिचुअल लीडर तक, उनकी स्पीच आप सुनेंगे और आपने फारसी थोड़ी बहुत सीख रखी है तो आप कहेंगे हाँ मुझे पूरा समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ये, बिकॉज हमने फॉर्मल तरीके से पढ़ी होती सीखी होती है। पर जो स्लैंग है जो सीरियल और टीवी में यूज हो रही है उसको आप कहेंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, इन्होंने समझ में नहीं आया। जी ये है जी मसला। जी जी बिल्कुल। Okay. सर थैंक यू में मर्सी बोलते हैं, खैले मामनू हम्म बोलते हैं, खैले बहुत सारे मामनू, वर्ड्स हैं, बहुत सारे मर्सी वर्ड्स हैं फारसी में। एंड शुक्रान। सो हम्म ये सारे जो लफ्ज हैं, ये उर्दू एंड फारसी के मिक्स कहलाए जाएंगे। शुक्रान, खैले मामनू, मर्सी, नहीं देखिए, ये। एक बार मैं क्लियर कर दूं, उर्दू Mercy का तो is इधर से French. उधर कुछ भी नहीं गया है, उधर हाँ से इधर जी। सब आया है। उर्दू का इधर से फारसी में कुछ नहीं गया है, फारसी जी। से इधर सब कुछ आया है। यानी बेटी ने माँ को कुछ नहीं दिया है, माँ ने दिया है जो कुछ दिया है बेटी को। उर्दू को बेटी कहा जाता है फारसी की, उर्दू को अच्छा। फारसी की बेटी कहा जाता है और फारसी को हाँ माँ जी। कहा जाता है उसे। समझ रहे हैं आप? तो ये अच्छा। मसला है। बाकी फारसी में ऑफ कोर्स अरबिक है, फ्रेंच है फारसी में, संस्कृत है, ये सब है उसके अंदर। मेर्सी आपने जैसा भी बोला, मेर्सी इज अ फ्रेंच, Mercy, या लेफ्ट को yes. सर फारसी में असंसूर कहते हैं, असंसूर फ्रेंच है। Hmm. सर पर ईरान में तो मेर्सी बहुत यूज होता था। मैं वही मेर्सी अर्ज कर मेर्सी रहा हूँ बहुत कि करते मेर्सी थे, फारसी हाँ में जी। बोला जाता है और मेर्सी एक्चुअल में फ्रेंच है। मैं आपको उस लफ्ज का खानदानी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कहाँ से आ रहा है ये। अच्छा। जी। जी। खैले मामनू तशक्कुर बहुत सलाम। खूबसूरत वर्ड है। हाँ। जी। अच्छा, मुझे लगा आप खैर मुझे बोल रही हैं, फिर लगा आप खुशल लफ्ज बता रही हैं। ओके। नहीं, मैं आपको भी बोल रही हूँ, खैले मामनू वर्ड बहुत खूबसूरत।